राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास वोट चोरी के अपने आरोप को साबित करने के लिए औपचारिक घोषणा पत्र जमा करने या देश से माफी मांगने के लिए अभी भी समय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनावी राज्य बिहार में संशोधित मसौदा मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में राजनीतिक दलों ने अभी तक कोई आपत्ति या दावा दर्ज नहीं कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की दोष सिद्धि की पुष्टि की। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के मार्च पर बीजेपी का तंज। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, घुसपैठियों को मतदाता बनाकर वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कोरापुट में शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अस्पताल में बेड की क्षमता बढ़ाकर 650 कर दी गई। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को प्रदेश व जनहित में उपयोगी बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए अधिक जेएजी रिक्तियां आरक्षित करने की भारतीय सेना की नीति को मनमाना और समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पुलिस ने कछार जिले में एक संदिग्ध तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से 2.5 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ बरामद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह नया परिसर सांसदों के जीवन को और सुगम बनाएगा और सरकारी आवास की उपलब्धता बढ़ाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि बहुमंजिला फ्लैटों के 4 टावरों कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली का नाम देश की महान नदियों पर रखा गया है, जो एकता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने निर्माण से जुड़े इंजीनियरों और श्रमिकों के समर्पण की सराहना करते हुए सभी सांसदों को बधाई दी। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कर्तव्य पथ पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कर्तव्य भवन का लोकार्पण किया है और आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है। ये जो 4 टावर्स हैं उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं। अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी रखा है नाम तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। दिल्ली में हमारे सांसदों का ईज ऑफ लिविंग बढ़े। हमारे सांसदों के लिए दिल्ली में उपलब्ध सरकारी घर की संख्या अब और ज्यादा हो जाएगी। मैं सभी सांसदों को बधाई देता हूं। मेन फ्लैट्स के निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और श्रमिक साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत और लगन से
ये काम पूरा किया है। साथियों, हमारे सांसद साथी जिस नए आवास में प्रवेश करेंगे, अभी मुझे उसका एक सैंपल फ्लैट देखने का मौका मिला। मुझे पुराने सांसद आवासों को देखने का भी मौका मिलता ही रहा है। पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उससे मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, दिल्ली में पहली बार जीत कर आए सांसदों को घर अलॉट करवाने में कितनी कठिनाई आती थी। नए भवनों से ये परेशानी भी दूर होगी। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में 180 से ज्यादा सांसद एक साथ रहेंगे। साथ ही इन नए आवासों का एक बड़ा आर्थिक पक्ष भी है। अभी कर्तव्य भवन के लोकार्पण पर ही मैंने बताया था, अनेक मंत्रालय जिन किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे, उनका किराया ही करीब 1,500 करोड़ रुपए साल भर होता था। ये देश के पैसे की सीधी बर्बादी थी। इसी तरह पर्याप्त सांसद आवास ना होने की वजह से भी सरकारी खर्च बढ़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं, सांसद आवास की कमी होने के बावजूद 2004 से लेकर 2014 तक लोकसभा सांसदों के लिए एक भी नए आवास का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए 2014 के बाद हमने इस काम को एक अभियान की तरह लिया। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 5 महीने के कार्यकाल में दिल्ली सरकार ने 3 बिल पास किए और विपक्ष को पूरा मौका दिया गया। वहीं यह भी कहा कि शिक्षा बिल पर सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे। साथ ही फांसी घर के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि ये सभी बिल जनता के हित में है और इनका लाभ सीधे जनता को मिलेगा। हमने 4 से 8 तारीख 5 दिवसीय सदन पूरा किया और कई घंटों की सदन की कार्रवाई के बाद मुझे हर्ष है कि मात्र 5 महीने के अपने कार्यकाल में हमने 3 बिल पास करवाए, विपक्ष को पूरा मौका दिया। एजुकेशन बिल जो हमारा इसमें पास हुआ, उसमें पूरी चर्चा हुई 4 दिन तक, उसके ऊपर घंटों की चर्चाएं रही। पूरा मौका हर सदस्य को उस पर बोलने का हुआ, सबने अपने विचार रखे और उस पर बातचीत हुई। इसी तरीके से जीएसटी के भी दोनों बिल, जिस पे कि पहले कभी जीएसटी के बिलों पे चर्चा नहीं होती थी, विपक्ष ने कहा हमें चर्चा करनी है तो हमने उस पर चर्चा करने का पूरा मौका दिया। जिसका एक विषय था वो जो विधानसभा में फांसी घर, जो झूठ और प्रपंच पिछली सरकारों ने रचा, तो उसका किला भी इस सत्र के दौरान ढाया गया। सदस्यों ने इसमें भी पूरी चर्चा की और कोई तथ्य बिना पिछली सरकारों ने जिस तरीके से जनता की भावनाओं के साथ खेला, एक प्रवृत्ति रही पिछली सरकार के मुखिया की कि जनता की भावनाओं के साथ खेलते हुए किसी भी हद तक चले जाना। और दिल्ली विधानसभा की ये बिल्डिंग जो कानून बनाने के लिए है, जो जनता दिल्ली को चलाने के लिए थी,
वहाँ उसे फांसी घर साबित करके उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, वहाँ पे उस पाखंड का भी अंत हुआ। ये भी एक अच्छा विषय रहा। कभी भी 280 पे इस तरह की चर्चाएं पिछली सरकार के समय में नहीं होती थी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डेली 1 घंटा 280 पे चर्चा होना अपने आप में एक ऐसा विषय था जिसमें सभी माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं वहाँ कही, और वो सारी जितने भी विषय वहाँ आए थे हमने विभागों को भेज दिए हैं। उनका जवाब उन सभी माननीय सदस्यों को दिया जाएगा। एक बेहतरीन लोकतांत्रिक पद्धति का अनुपालन करते हुए दिल्ली सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है कि शिक्षा के इतना बड़ा बिल जो वर्षों से लंबित था, उसको इस अपने पहले ही मानसून सत्र में हमने इसे पास किया, और जनता को एक बड़ा सुकून इसमें मिला है। पूरी दिल्ली भर से पेरेंट्स का धन्यवाद सरकार को मिल रहा है। लगातार जनहित में अनेकों पॉलिसी रिफॉर्म सरकार कर रही है और इसी प्रकार आगे भी करती रहेगी। हमने कोशिश की कि हमारे ये जो सत्र हैं ये सिंबॉलिक ना रह करके इनको सार्थक बनाया जाए, सदस्यों की सहभागिता हो, पूरी उपस्थिति हो और हर व्यक्ति इस विधानसभा के माध्यम से अपना कर्तव्य पूरा करे जो जनता के प्रति उसका है। तो मैं आप सबके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ ये सेशन और सीएजी रिपोर्ट तक चला। 2 सीएजी रिपोर्ट जिस तरीके से पिछली सरकार की कारगुजारियाँ उसमें एक्सपोज हुई, किस तरीके से मिसयूज ऑफ फंड या फंड को जनता के हित में ना उपयोग करके उन्होंने गलत तरीके से जनता के बीच में जो प्रेजेंटेशन की कि हमें केंद्र सरकार से अनुदान की कमी रही, उन विषयों का भी हमने पूरा जनता के सामने और सदस्यों के सामने जवाब रखा। कब कब केंद्र सरकार ने कितनी कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी और दिल्ली सरकार ने उसका किस तरीके से दुरुपयोग किया। यमुना सफाई के नाम पे फंड मिला तो उसमें काम नहीं किया, अमृत योजना में फंड मिला तो उसमें कूड़े के पहाड़ इत्यादि का काम नहीं किया, और हर जगह उन्होंने यहाँ तक कि 52,000 करोड़ रुपए जो जीएसटी सेस के माध्यम से दिल्ली सरकार को मिले उसका भी उपयोग का कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उन्होंने जमा नहीं कराया सरकार में। इससे ये साफ पता चलता है कि पिछली सरकारें किस तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग करती थी, और आज जब एक एक रुपए का उपयोग जनता के लिए हित के लिए किया जा रहा है, योजनाओं के ऊपर पूरी तरीके से अमल होना, क्रियान्वयन होना, ये सब आज की सरकार कर रही है। मैं ये समझती हूँ कि इसी तरीके से सरकार एक एक कदम आगे बढ़ाएगी और जनता के हित में निर्णय लेगी। गिरधारी लाल गोस्वामी मार्ग पर हुए मेगा स्वच्छता अभियान के तहत प्लॉग रन का आयोजन किया गया। इस अभियान में दिल्ली के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार धर्मेंद्र, शहरी विकास सचिव पांडुरंग के पोल, एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार, डिप्टी कमिश्नर डीईएमएस, डीसी करोल बाग जोन श्वेतिका सचान ने भाग लिया। अधिकारीगण ने गिरधारी लाल गोस्वामी मार्ग से नारायणा तक प्लॉगिंग की, जिसमें दौड़ते हुए सड़क स्वच्छता को बनाए रखने का कार्य किया गया। इस पहल का मकसद नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। सफाई वही बढ़ती है जहां सुझाव संवाद चलता है। इस विचार को आगे रखते हुए नागरिकों से स्वच्छता उपायों व फीडबैक देने की अपील की गई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ते हुए दिल्ली में इस तरह के आयोजन निरंतर किए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी ने अभियान को और प्रभावशाली बनाया, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था के लिए जनता और अधिक प्रेरित होगी। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने सियोसर पिहोवाद में आयोजित 76 वन महोत्सव में शिरकत की और उपस्थित परिवारजनों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की सफलता पर बधाई दी। इस अवसर पर सरस्वती आर्द्रभूमि जलाशय, सरस्वती पादप एवं जैव विविधता संरक्षण वाटिका और सरस्वती
अरण्य एवं प्राकृतिक पर्यटन विभाग की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि सियोसर जंगल में 10,000 पौधारोपण का लक्ष्य पूरा हो गया है और जिले स्तर पर भी वन महोत्सव के कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव केवल आयोजन नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति सरकार की कृतज्ञता का प्रतीक है। 76वें वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में सभी महानुभाव, हमारे बच्चे, युवा साथियों, आप सबको मैं राम राम कहता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज इस सियोसर जंगल में जो टारगेट रखा गया था कि लगभग आज 10,000 पौधारोपण यहां पर हो रहा है, जिससे कि इस वन महोत्सव को एक गति देने का काम हमारे अधिकारीगण कर रहे हैं। हमने सबसे पहले इसकी शुरुआत मोरनी से की। मोरनी में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और उसके बाद कालेश्वर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया है और आज यहां सियोसर में ये वन महोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इसी बीच में जो गुरुग्राम के हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर भी एक जंगल सफारी बनाने का निर्णय किया है। वहां पर भी पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है। यही नहीं, प्रदेश में जिला स्तर पर भी वन महोत्सव के और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता है, हमारे दायित्व और आने वाली पीढ़ियों का खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमारे संकल्प का ये प्रतीक है। वन महोत्सव का सीधा अर्थ है कि वनों का उत्सव, प्रकृति का सम्मान और हरियाली का विस्तार। यह महोत्सव हमें याद दिलाता है कि हम पेड़ सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं बल्कि ये जीवन का आधार है। पेड़ों के बिना न तो स्वच्छ हवा मुमकिन है, न पर्याप्त वर्षा, न रही धरती पर जीवन की निरंतरता। साथियों, आज मुझे ये खुशी है कि आज मैंने यहाँ इस सियोसर के इस पवित्र भूमि पर यहाँ सरस्वती आर्द्र भूमि जलाशय का शिलान्यास किया है। सरस्वती पादपम एवं जैव विविधता संरक्षण वाटिका का भी आज शिलान्यास हुआ है और सरस्वती जंगल सफारी का भी आज यहाँ शिलान्यास हुआ है। आज ही मैंने ऐसी पवित्र भूमि से त्रिफला पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पेड़ों की संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमने ये निर्णय लिया था कि 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने प्राण वायु देवता पेंशन की ये शुरुआत की थी। इस योजना के तहत जिन पेड़ों की आयु 75 साल से ज्यादा है, ऐसे हमारे पेड़ों के वृक्षों के रख रखाव के लिए हमने 3,000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन देने का भी ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर ये प्रदान किया है। और मुझे खुशी है इस प्राण वायु देवता जो योजना का शुभारंभ हमने किया है, इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 3800 वृक्षों के संरक्षण को
जो उनकी देखरेख करते हैं, उनको देखते हैं, उनके खाते में हमने 1 करोड़ रुपया पहुंचाने की राशि का भी काम किया है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। नगर निगम दिल्ली के करोलबाग जोन ने मेगा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कमला नेहरू कैंप कीर्ति नगर में एक बड़े पैमाने पर झुग्गी क्षेत्र स्वच्छता ड्राइव आयोजित की। इस अभियान का नेतृत्व करोलबाग जोन की डिप्टी कमिश्नर सुश्री श्वेतिका सचान IAS ने किया। अभियान का मुख्य उद्देश्य घनी आबादी वाले क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना, ठोस कचरे के निस्तारण को सुनिश्चित करना और स्थानीय निवासियों के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए गलियों और सार्वजनिक स्थलों की गहन सफाई, कचरे का उठाव, नालों की सफाई और प्लास्टिक व गीले सूखे कचरे के पृथक्करण की जानकारी दी गई। यह पहल दिल्ली को कूड़े से आजादी और मेगा स्वच्छता अभियान का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य दिल्ली को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाना है। स्थानीय समुदाय, निगम कर्मचारी और वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। करोलबाग जोन में मेगा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता की पाठशाला और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक उमंग बजाज, डिप्टी कमिश्नर श्वेतिका सचान, IAS पार्षद आरती चावला, सहायक आयुक्त विजय कुमार, सहायक आयुक्त अवधेश प्रशिक्षण पर तथा करोलबाग जोन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। स्वच्छता की पाठशाला के दौरान विद्यार्थियों, RWA प्रतिनिधियों और नागरिकों को साफ सफाई बनाए रखने, प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने और सामुदायिक स्वच्छता में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई, जिनमें स्थानीय कलाकारों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत सभी अतिथियों और प्रतिभागियों ने अपनी माताओं के नाम एक पौधारोपण किया। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाना और मातृत्व को सम्मान देना रहा। जसपुर जिले में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक और कदम बढ़ा है। कैंप कार्यालय बगीचा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की 3 नई शाखाओं का शुभारंभ किया। ये शाखाएं जशपुर विकास खंड के ग्राम आरा, पत्थलगांव विकास खंड के ग्राम कुड़ेकेला और बगीचा विकास खंड के ग्राम छिछली में शुरू हुई है। इसके शुरू होने से 23 ग्राम पंचायतों के 48 गाँव के 44,000 से अधिक ग्रामीणों को घर के पास ही बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेंगी। आज जसपुर जिले के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ 3 ग्रामीण बैंक खुल रहे हैं, तो हमारे जसपुर के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और आज निवास ग्राम से वर्चुअली इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। तो ऐसे अवसर पर आप सभी का मैं अपने निवास ग्राम बगिया से वर्चुअली बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 3 बैंक आज एक साथ शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। और इससे हमारे जिला पंचायत के CO साहब अपने उद्बोधन में बता चुके हैं कि कुल 23 ग्राम पंचायत को इससे लाभ होगा और 23 ग्राम पंचायत से जुड़े हुए 48 ग्राम को इस तीनों बैंक के खुलने से लाभ होगा। और अगर हम लोगों की संख्या को देखें तो 44,000 लोगों को इस तीनों बैंक के खुलने से लाभ होगा। और मैं इसके लिए बहुत बहुत क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। हमारे सरपंच साहब लोग बता रहे थे कि किसी को 25 किलोमीटर, किसी को 14 किलोमीटर और किसी को 15 किलोमीटर दूर बैंक सेवा के लिए जाना पड़ता था। अब आपके गांव में, आपके पंचायत में ये बैंक खुल गया है। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के विकास में और यहाँ के 3 करोड़ जनता की सेवा के लिए काम कर रही है। हर क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं और हम लोगों को बैंकिंग व्यवस्था भी
देना चाह रहे हैं और लगातार आज 3 ग्रामीण बैंक खुले हैं। इसके पहले अपेक्स बैंक भी कई जगह खोले हैं। अभी और भी कई बैंकों से बात हुई है। पंजाब नेशनल बैंक को भी खोलने वाले हैं। पंजाब सिंध नेशनल बैंक वो भी खुलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा खुलेगा। इस तरह से जसपुर जिले का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहां लोगों को बैंक के लिए दूर जाना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्था आप लोगों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। और उसके बाद भी हम लोग मोदी की गारंटी में एक वादा था कि हर पंचायत में हम लोग बैंकिंग सुविधा लोगों को देंगे। तो अटल डिजिटल सेवा केंद्र भी हम लोग 24 अप्रैल से शुरू किए हैं और अभी 1460 विकास खंड है, पूरे 146 विकास खंड है पूरे प्रदेश में। तो हर विकास खंड से 10-10 ग्राम पंचायत का चयन करके 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र भी खोले हैं। वहां के लोगों को हर तरह की सुविधा मिल रही है। प्रमाण पत्र वगैरह मिल रहे हैं, आय जाति निवास प्रमाण पत्र और भी भूमि के दस्तावेज मिल रहे हैं और बैंकिंग सुविधा भी मिल रही है। अभी सुशासन त्योहार में हम कई गांव में अचानक गए और वहां पर अटल डिजिटल सेवा केंद्र जरूर गए तो बहुत अच्छा उसका काम भी देखने को मिल रहा है। और आने वाले 6 महीने में फिर 5000 ग्राम पंचायत को इस सुविधा से जोड़ेंगे और अगले साल 24 अप्रैल जब पंचायती राज दिवस आएगा तब तक छत्तीसगढ़ के सारे ग्राम पंचायत को अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ देंगे। तो हमारे पंचायत के लोगों को बैंक की सुविधा के लिए बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। हमको सीओ साहब बता रहे थे, जिला पंचायत के सीओ साहब, की ये जो जसपुर के अंदर 268 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुल चुका है और इसमें 15 करोड़ रुपए का लेन देन अभी तक हुआ है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो इस तरह से जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ से सुविधा हो वो करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देहरादून के भोगपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया। इन ग्रामों में संस्कृत भवनों के साथ प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। आज आदर्श संस्कृत ग्रामों के शुभारंभ अवसर पर 13 के 13 जनपदों से जुड़े हुए, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे संस्कृत शिक्षा के काम का संवर्धन और उसको आगे बढ़ाने के लिए आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उन सभी का अपनी ओर से सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज हम उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आदर्श संस्कृत ग्राम की स्थापना कर देवबगाड़ी को, जिसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे, इस देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आज देवभूमि उत्तराखंड में उठा रहे हैं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर न केवल राज्य के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में देववाणी संस्कृत के वैभव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज हमें इस अनुपम पहल के माध्यम से देववाणी संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अग्रणी राज्य बनने की ये गौरव हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी ज्ञान, संस्कृति, परंपरा और विज्ञान का मूल आधार है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।